हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। कल हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। आज हम इनमें देखेंगे अंतर। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनको इनके स्ट्रक्चर के आधार पर और इनके गुणों के आधार पर इनमें अंतर को आज हम पढ़ेंगे। पहला है इनकी ज्यामिति। तो क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है। फिर दूसरा है आंतरिक व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था भी निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनमें अवयवी कणों की आंतरिक व्यवस्था अनिश्चित और अनियमित होती है। फिर है थर्ड गलनांक। गलनांक के आधार पर अगर देखें तो क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनको गर्म करने पर नरम होकर प्रभावित होते हैं, यानी कि इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक तो निश्चित होगा और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होगा। फिर अगर इनकी प्रकृति देखें तो क्रिस्टलीय ठोस हैं, इनकी निश्चित गलनांक के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं, यानी कि इनका गलनांक है वो निश्चित है, तो ये क्या होंगे? वास्तविक ठोस होंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस थे जिनका गलनांक अनिश्चित था, इसलिए निश्चित गलनांक न होने के कारण अक्रिस्टल हैं वो अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस कहलाते हैं। फिर इनका देखते हैं शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र के आधार पर अगर हम देखें तो क्रिस्टलीय ठोस हैं, ये निश्चित गलनांक के कारण इनका शीतलन वक्र असतत होता है, यानी कि ताप घटेगा, यानी कि शीतलन वक्र में इनको अगर हम ठंडा करेंगे तो ताप जैसे जैसे घटेगा तो समय के हिसाब से कभी तो इनका ताप बहुत ज़्यादा घटेगा जल्दी, और कभी ये कांस्टेंट यानी कि नियमित रहेगा और फिर घटेगा, यानी कि इनका शीतलन वक्र अनिश्चित होगा। इसीलिए इनका शीतलन वक्र क्या होगा? असतत होगा। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका गलनांक है वो निश्चित नहीं होने के कारण इनका शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। तो क्या होगा कि शीतलन वक्र है तो क्रिस्टलीय ठोस है, इनका गलनांक क्या था? निश्चित था, तो इसलिए लेकिन इनका शीतलन वक्र है वो असतत हो गया। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, इनका गलनांक है वो तो क्या था? असतत, यानी कि अनिश्चित था, तो इनका जो शीतलन वक्र है वो सतत हो जाएगा। ये इनका विपरीत गुण हो गए इनके। फिर अगर देखें देशिकता, तो क्रिस्टल है तो इसमें घनी क्रिस्टल संरचना के अतिरिक्त अन्य समस्त क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनको जिस भी एंगल से काटो चाहे ये अलग अलग ही कैरेक्टर शो करेंगे, इसलिए जो क्रिस्टल हैं ये विषम देशिकता शो करते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदेशिकता दर्शाते हैं, इनको किसी भी एंगल से काटो चाहे ये समान कैरेक्टर ही शो करेंगे, इसलिए ये क्या होंगे? समदेशिकता दर्शाएंगे। फिर है विदलन, यानी कि तेज धार वाले औजार से काटने पर विदलन स्पष्ट होता है और नई बनी सतहें सपाट और चिकनी होती हैं, यानी कि इनका विदलन बता दिया क्रिस्टलीय ठोसों का। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये तेज धार के औजार के काटने पर ये अनियमित रहते हैं तथा टुकड़ों में बंट जाते हैं। फिर अगर इनके अवयवी कणों के आधार पर इनकी व्यवस्था देखें तो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। क्या होती है? इनकी दीर्घ पराशरी व्यवस्था होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी लघु पराशरी व्यवस्था होती है। तो हमने आज देखा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। बुक्स में देखिए आप, इनके कैरेक्टर बहुत अच्छे से दे रखे हैं और इनका अंतर अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब हम देखेंगे आगे। अब हम क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसमें पूछा है कि निम्न को क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक अम्ल, नेप्थलीन, सीजियम ब्रोमाइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और कांच, क्वार्ट्ज, प्लास्टिक और ग्रेफाइट। अगर हम इनको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में देखेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस क्या थे और अक्रिस्टलीय ठोस, देखो क्रिस्टलीय ठोस में इसमें जैसे सोडियम नाइट्रेट है और ऑक्जेनिक अम्ल है और कैल्शियम ब्रोमाइड
और हीरा, ये क्वार्ट्ज, ये तो क्या होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, जैसे रबर, कांच, रेजिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होंगे अक्रिस्टलीय ठोस। अब इनके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस क्या है। तो अतिस्थित ठोसों को अतिस्थित द्रव या आभासी ठोस कहा जाता है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि एक ठोस का अपवर्तनांक सभी दिशाओं में असतत प्राप्त होता है, तो इस ठोस की प्रकृति क्या होगी। ये हमने देखा था कि असतत प्राप्त होता है, तो वो क्या था, क्रिस्टलीय ठोस था। तो इसमें क्या होगा, यदि अपवर्तनांक सभी दिशाओं से असमान प्राप्त होता है तो यह ठोस विषम देशिकीय दर्शाता है। चूंकि विषम देशिकता क्रिस्टलीय ठोस प्रदर्शित करते हैं तो ये ठोस क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। और इससे अक्रिस्टलीय ठोस हैं वो तो समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं, और इसमें एक अलग अलग दिखा रखा है, असतत दिखा रखा है, यानी कि विषम देशिकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर, क्रिस्टलीय ठोस। फिर नेक्स्ट है, एक ठोस की विद्युतीय प्रतिरोधकता के सभी दिशाओं के मान समान प्राप्त होते हैं, तो इस ठोस की प्रकृति क्या होगी। तो हमने अभी भी देखा है कि विषम देशिकता कौन शो कर रहा था, क्रिस्टलीय ठोस, और समदेशिकता कौन दर्शाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका आंसर क्या होगा कि ठोस है वो समदेशिकता दर्शाता है, अतः ठोस अक्रिस्टलीय होगा। फिर नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में दो अंतर लिखिए। तो अभी हमने देखा है जैसे क्रिस्टलीय ठोस है एक, तो ये हम ये भी कर सकते हैं विषम देशिकता या समदेशिकता के आधार पे कर सकते हैं, या इनका गलनांक के आधार पे भी कर सकते हैं। जैसे गलनांक में अगर देखें तो विषम देशिकता शो कर रहा है, कौन बता रहा है विषम देशिकता, क्रिस्टलीय ठोस। तो इनका जो गलनांक होगा वो तो क्या होगा, सतत होगा, और जो अक्रिस्टलीय थे उनका क्या होगा, असतत होगा। वैसे इसमें क्या बताया है, क्रिस्टलीय दो अंतर, क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र क्या होगा, असतत होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र है वो सतत होता है। तो एक कारण ये हो गया शीतलन वक्र क्या सतत और असतत के आधार पे। दूसरा होगा कि क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम देशिकता और अक्रिस्टलीय ठोस है वो समदेशिकता दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे क्रिस्टल जालक, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विमाओं में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों के इस त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरे शब्दों में त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था की त्रिविमीय जालक अथवा क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। क्रिस्टलीय जालक के आरेख में अवयवी कणों यानी कि परमाणु, अणु अथवा आयनों के बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा जोड़ने पर क्रिस्टलीय जालक का आरेख बनता है। इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। इस प्रकार एक क्रिस्टलीय जालक जैसे चित्र में दिखाया गया है, जैसे बॉक्स से बने हुए हैं, इनमें पॉइंट के ऊपर हैं तो एक एक अवयवी कण बोल दो या यूनिट सेल बोल दो या क्रिस्टल जालक बोल दो, ये हैं तो ये इनके कॉर्नर पे हैं, ये दिखाए हुए हैं। तो ऐसे इन क्रिस्टलीय जालकों को के प्रकार अगर हम देखें तो क्रिस्टल जालकों के प्रकार, अब हम इनके टाइप देखें तो क्रिस्टल जालक है मुख्य रूप से कोष्टिका को दो भागों में बांटा गया है। एक तो क्या है, आध एकक कोष्टिका या केंद्रित एकक कोष्टिका। इन एकक कोष्टिका यानी यूनिट सेल भी बोल सकते हैं इनको। जैसे पहला है मूल या आध एकक कोष्टिका यानी कि प्राइमरी यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण जालक बिंदु कोष्टिका के केंद्र यानी कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। आध एकक कोष्टिका को सरल एकक कोष्टिका भी कहते हैं। यानी कि जैसे एक कमरा मान लो या बॉक्स मान लो, इसके कोनों पे जो यूनिट सेल होंगी तो ये क्या होगा, ये प्राइमरी यूनिट सेल होंगी। फिर अगर केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि सेंट्रल यूनिट सेल देखें तो यदि एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी अवस्थित होती हैं तो एकक कोष्टिका केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाती है। तो केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार अगर हम देखें तो केंद्रित एकक कोष्टिका तीन प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होती है, यानी कि कोनों के ऊपर तो है, इसके अलावा अंदर भी होगी, तो यानी कि बॉडी सेंटर्ड। अगर हम देखें तो इसमें बताया यदि अवयवी कण जालक बिंदु या एकक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्टिका केंद्र में भी अवस्थित होते हैं तो वह
अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। यानी कि बॉक्स है तो उसमें सारे कोनों के ऊपर, यानी कि 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों के ऊपर भी यूनिट सेल हैं, और एक पूरा बॉक्स है उसके सेंटर में भी अगर एक यूनिट सेल हो तो ये क्या हो जाएगा, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। फिर हम देखते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जैसे बॉक्स था तो उसके सारे कोनों पे तो है ही है, इसके अलावा हर प्रत्येक एवरी फेस के ऊपर भी क्या होगा, एक एक कोशिका होगी। तो फेस कितनी होती हैं, 6, तो 6 तो क्या हो गए, फेस के ऊपर हो गए, और 8 जो क्या हैं, कोनों पे हो गए। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसमें इस प्रकार की एक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र द्वारा भी प्रदर्शित होते हैं। यानी कि कोनों पे भी 8 हो गए, और फेस 6 फेस होती हैं, तो उन फेस पे भी एक एक केंद्रक हो गया। ठीक है। फिर है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर स्थित होती हैं। यानी कि इनमें कोनों के एवरी कॉर्नर के ऊपर तो एक एक कोशिका है ही, इसके अलावा क्या हुआ कि 2 आमने सामने की जो 2 फेस हैं उनके ऊपर भी एक एक कोशिका होगी। अगर हम इसको चित्र के हिसाब से देखें तो देखो, जिसमें बताया गया, देखो आध एकक कोशिका, यानी कि प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर एक एक यूनिट सेल है, यानी कि अवयवीकरण है, तो ये 8 हो गए। और अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि सारे कॉर्नर के ऊपर तो है ही है, इसके अलावा एक पूरे बॉक्स के एक सेंटर में भी है। ठीक है, तो एक ही हो गया। और फिर है फलक केंद्रित एकक कोशिका, तो इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक कोने के ऊपर तो एक एक कोशिका है ही, इसके अलावा जितनी भी फेस हैं, यानी कि 6 फेस हैं, तो 6 फेस के ऊपर भी एक एक यूनिट सेल प्रेजेंट है। फिर अगर देखें अंतः केंद्रित एकक कोशिका, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक कोने के ऊपर तो एक एक यूनिट सेल प्रेजेंट है ही, इसके अलावा किन्हीं 2, चाहे ऊपर नीचे देख लो या फिर लेफ्ट राइट कोई भी देखो, मतलब 2 आमने सामने की भुजा के ऊपर भी यूनिट सेल प्रेजेंट है, तो अंतः केंद्रित एकक कोशिका हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम फिर कल देखते हैं इनके क्रिस्टल, ये जो 7 क्रिस्टल समूह हैं इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। सभी अच्छे से पढ़ें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करें और पूछें कि आपको क्या कुछ बताना हो तो। थैंक यू। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसका टेलीग्राम ग्रुप है एक्सीलेंस इन केमिस्ट्री, उसके ऊपर आपको इसकी PDF मिलेगी, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं और पढ़ें। थैंक यू।